कुंभ का उद्देश्य था कि अलग अलग संस्कृति, विचार, संप्रदाय होते हुए भी हम एक जगह एकत्र होकर उसका सामूहिक उत्सव मना सकते हैं। तो राधे राधे सभी भक्तों को। तो जैसा आप सब जानते हैं, हम महाकुंभ में आए हुए हैं। तो महाकुंभ के पास में ही हम एक और साधु के पास में आए हुए हैं। ये बीटेक किए हुए हैं। तो आइए उनका एक बार परिचय लेते हैं और इन्होंने किस तरह मतलब क्यों सारी चीज़ें छोड़ी और इस फील्ड में क्यों आए हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो राधे राधे महाराज जी। आपको नमस्ते। तो हमारी इंजीनियरिंग डिप्लोमा हुई है, बीटेक नहीं हुई। इंजीनियरिंग के सब कक्ष होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा सब कक्ष, हाँ। और कुंभ का जो मूल अर्थ है, जब तक वह नहीं समझेंगे तब तक उसकी प्रक्रिया, तात्पर्य, उद्देश्य हम सूक्ष्मता से नहीं समझ पाएंगे। कुंभ का जो मूल अर्थ है, गहन अर्थ है, वह है संग्रहित करना। जैसे कलश में पानी को संग्रह करते हैं, इसलिए उसको कुंभ बोलते हैं। जल में एक वनस्पति का नाम है कुंभी, जलकुंभी बोलते हैं। जलकुंभी बोलते हैं। तो ये वाष्पित नहीं होने देता, बांध के रखता है। यौगिक वे में एक प्राणायाम का नाम है कुंभक, क्योंकि उसमें प्राण शक्ति को आप संग्रहित करना जानते हैं। एक व्यक्ति का भी नाम था कुंभकर्ण, वो आहार को संग्रहित कर लेता था। कुंभ का उद्देश्य था कि अलग अलग संस्कृति, विचार, संप्रदाय होते हुए भी हम एक जगह एकत्र होकर उसका सामूहिक उत्सव मना सकते हैं तथा उसके साथ अपने ज्ञान, विज्ञान और अपनी संस्कृति का भी जो भी अच्छा है उसको एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो कुंभ का मूल तात्पर्य है संग्रहित करना। जितने अच्छे से आप संग्रहित करेंगे उतने ही अच्छे से बाद में विस्तार होगा। एक राजा भी कुंभ होता है, क्योंकि वह अलग अलग छोटे छोटे टैक्स ग्रहण करता है, धन संग्रहित करता है, फिर वापस उसको उसी में प्रजा बांटता है। हाँ, तो कुंभ का एक बहुत ही विस्तार स्वरूप है। तो ज्ञान विज्ञान का समन्वय भी होता था। अलग अलग क्षेत्र से लोग अपनी योग साधना तप के द्वारा अलग अलग प्रश्नों का समाधान जो उनके अंदर प्रकाशित होता था, अनुभव प्रकाशित होता था, उसको वो समाज के पास पुनः सरल सहज तरीके से देते थे। और शास्त्रार्थ की परंपरा भी रही। भारतीय परंपरा का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि वो शास्त्रार्थ पर आधारित था, किसी एक व्यक्ति के मंतव्य, विचार या पुस्तक पर आधारित नहीं था। इसलिए वो सदैव हर समय में नित्य नवीन भी होता रहा। जबकि पाश्चात्य में देखें, अब्राहमिक क्षेत्र में, तो वहाँ सिमेट्रिक रहा कि हमने लिख दिया बस यही ठीक है, अब तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। अब उसको फिर बाद में मान दिया गया कि यह मनुष्य ने नहीं लिखा है, ऊपर से आई है। तो इस वजह से उसमें सिमेट्रिक एक दिशा मिलती है। आप समझिए कि भारत में इतने प्रकार के भाषाएं हैं, उनके खान पान, पहन, रहन सहन सब अलग है। संप्रदाय भी इतने सारे हैं, आप देख लीजिए कि अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन कितनी शांति और उमंग के साथ यह उत्सव मन रहा है। और एक दिन का नहीं, 1.5 महीने तक चलेगा। और सभी सामूहिक स्नान के लिए रैलियां निकालते हैं। हर जगह अपने उनके कार्यक्रम होंगे तो एक दूसरे के कार्यक्रम में निमंत्रित भी करते हैं। बहुत ही शांति और उत्सव के साथ हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अरब के किसी देश में एक ऐसा सामूहिक उत्सव कार्यक्रम हो रहा है जिसमें शिया भी हों, सुन्नी भी हों, अहमदिया हों, सारे हों? नहीं कर सकते। वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे तो गोले बारूद चलने स्वाभाविक है। बिना कार्यक्रम के उनके चल रहे हैं तो कार्यक्रम कर देंगे तो क्या इससे तो और ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए भारत का आधार चूंकि शास्त्रार्थ का रहा है, तो एक से उससे सम्यक दृष्टि आएगी। विचार भिन्नता होना स्वाभाविक है, ये प्रकृति की देन है। विचारों को एक करना कठिन है। पिता पुत्र के विचार एक जैसे नहीं होते, माता पिता के
विचार एक जैसे नहीं होते, पति पत्नी के विचार एक जैसे नहीं होते, तो सबके विचारों को आप एक पुस्तक में कंक्लूड करना आपके अज्ञानता को प्रदर्शित करेगा। शास्त्रार्थ का उद्देश्य लेकिन यह था कि अपनी समझ को विस्तारित करे, विकसित करे, ताकि हर अलग जो परिप्रेक्ष्य होते हैं नेचर को समझने के, जीवन को, उसको जैसे ही समझ लेंगे हमारे अंदर एक सहजता आ जाएगी। एकांगी जब तक सोचेंगे सिमेट्रिक तरीके से, उसमें आक्रामकता रहेगी। धीरे धीरे वह चीज़ें समाप्त होने लगी। तो पुनः इस बार यहाँ पर प्रयत्न किया है हमने कि वह जो शास्त्रार्थ की परंपरा है उसको पुनः जागृत करना आवश्यक है। अभी जैसे धर्म सांसद अन्य होते हैं मंथन, लेकिन उसमें है कि आप पहले से एक अधिकारी पद पर बैठे हैं, तो फिर एक खुले तौर से जो विचार विमर्श होता है वो नहीं हो पाता। जो खुले तौर से शास्त्रार्थ होता है वो नहीं होता है। वो होता है कि हम सब एक जैसे हैं, एक स्थान पे एक स्थिति में बैठे हैं और इसके बाद हम अपने ज्ञान का समन्वय कर रहे हैं। अब शास्त्रार्थ का उद्देश्य क्या है? अब पुस्तक पर शास्त्रार्थ नहीं होता। अभी जो छोटे मोटे किए भी जाते हैं तो एक पुस्तक का आधार ले लेंगे आप, किसी व्यक्ति के विचार, तो उस पर शास्त्रार्थ नहीं हो सकता। जितने भी दर्शन, फिलॉसफी और विज्ञान विकसित हुए या उस पर डिबेट चलते रहे हैं आज तक, केवल दो प्रश्न उनका आधार है: इस सृष्टि कैसे बनी और जीवन से संबंधित। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न ही नहीं। तो इसलिए जो चर्चा का विषय, ये दो प्रश्न होना चाहिए। अब आप अपने किसी ऋषि ज्ञान का मत रख सकते हैं, कोई किसी का मत रख सकता है। इसे जीव विकास की बात करें तो जैनिज्म में भी है, पाश्चात्य में तो डार्विन के समय से आया, लेकिन जैनिज्म में है, अपने सांख्य दर्शन में है। तो हमें विकास की प्रक्रिया पे चर्चा करनी है। अब आप अपने पक्ष जिस वैज्ञानिक के मत को अनुकूल मानते हैं या ज़्यादा पढ़े हैं तो उसको रखें, अपने रखें, अब वो अपने रखेंगे, तब एक निश्चय निष्कर्ष पर पहुंचता है व्यक्ति। तो उसी आधार पर यहाँ 1 महीने के आयोजन का संकल्प चल रहा है। अलग अलग विषय पे अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़ते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि इस प्रकार की संगोष्ठी हो रही है। मैक्सिमम लोग जो जाते हैं उनको जिज्ञासा आती है कि इस प्रकार की संगोष्ठी है, तो आके पूछते हैं और जुड़ते हैं।